हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, किसके लिए, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट का पूरा इमेज देख सकें। तो आज के इस वाले वीडियो में हम अपना आगे का कंसेप्ट देखने वाले हैं, जो है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो समझते हैं सबसे पहले कि एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। तो सपोज कीजिए ये हमारा एक मिरर है, ये इसका नॉर्मल हुआ, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम देखें कि अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो ये वाली रे हमारी सीधी ऐसे निकल जाती ना, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मिरर ये हमारी रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई है, कुछ इतने एंगल पे यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गई है, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे डेविएशन। और इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना होता है कि ये कितने एंगल से डेविएट हुई है, इसे बोलते हैं हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारा ये कितना हुआ, इंसिडेंट एंगल आई, तो ये भी हो गया आई। अब देखिए ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री यानी कि पाई, तो हमारा डेल कितना हो जाएगा, पाई माइनस कितना बचा हमारा, आई प्लस आई यानी कि 2i, तो पाई माइनस 2i। ये होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए सिंगल मिरर। कि अगर एक सिंगल मिरर की प्रेजेंस से एक इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई तो वो कितना रिफ्लेक्ट हुई, उसमें कितना एंगल ऑफ डेविएशन आया, तो वो होगा डेल इक्वल टू पाई माइनस 2i। अब ये तो हमने समझा कि जब हमारा एक सिंगल मिरर था तो उस वजह से हमारा कितना आया, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा आया डेल इक्वल टू पाई माइनस 2i। ठीक है, ये आया हमने। लेकिन अगर हमारा सिंगल मिरर ना हो, मल्टीपल मिरर्स हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये लेते हैं, एक ये मिरर है और एक मिरर ऐसे लगा हुआ है कुछ एंगल पे, कुछ थीटा एंगल पे लगा हुआ है, रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ये इसका नॉर्मल हुआ, यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिर इस पे टकराई, फिर यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुई। तो अब इस वाले केस में कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा पहला मिरर हो गया, क्योंकि सबसे पहले इस पे टकराई, m1 मान लिया, इसको m2 मान लिया। तो अब देखो अगर हमें इसको निकालना हो नेट डेविएशन, तो सबसे पहले तो हमारी रे, अगर ये पहला मिरर नहीं होता m1, तो हमारी रे ऐसे जाने वाली थी, लेकिन पहले m1 की प्रेजेंस की वजह से ये कुछ एंगल पे इधर घूम गई है, तो यहाँ पे कुछ डेविएशन हुआ इसमें, इसको हमने डेल 1 से कर लिया। अब सपोज कि यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो गई, उसके बाद में अगर m2 नहीं होता तो ये वाली रे हमारी इधर जाने वाली थी, लेकिन ये फिर से m2 की प्रेजेंस की वजह से इधर डेविएट हो गई है, इसको मान लिया डेल 2। अब हमें निकालना है, अब देखो हम सिंगल मिरर के लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, ये वाला है डेल इक्वल टू पाई माइनस 2i। तो हम यहाँ पहले m1 के लिए डेल 1 निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले एंगल्स देख लेते हैं। ये मान लिया हमने एंगल i है, तो ये भी एंगल i होगा, ये एंगल हमारा थीटा होगा, मिरर के बीच का दिया होगा आपको न्यूमेरिकल में, और ये एंगल हम मान लेते हैं x है, तो ये भी x होगा। तो अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें i और ये सब तो थीटा वगैरह दिया होगा, हमें चाहिए क्या, x का वैल्यू। अब देखो इस वाला ये वाला एंगल क्या, ये नॉर्मल है मिरर पे, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इसमें से इतना एंगल x है, तो ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस x। सिमिलरली ये इधर ये वाले मिरर पे ये नॉर्मल है, तो ये पूरा कितना हुआ 90, इसमें से इतना है ये i, तो ये कितना हुआ 90 माइनस i। और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा 180। तो ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, थीटा माइनस एक्स माइनस आई इक्वल टू 0, और हमें चाहिए किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा थीटा माइनस आई। यहाँ से ये इतना काम हो गया। उसके बाद अगर हम सिर्फ पहले मिरर को देखें, दूसरे मिरर को भूल जाओ कि ये इधर कोई मिरर है, m1 के लिए देखें तो ये इसमें डेल 1 डेविएशन हुआ है जिसका इंसिडेंट एंगल i है, तो इसके लिए हम डेल 1 यहाँ से निकाल सकते हैं, पाई माइनस 2i हो जाएगा हमारा डेल 1 क्या आ जाएगा यहाँ से पाई माइनस 2i। और ऐसी अगर अब इस वाले को भूल जाओ, अब m2 के लिए देखो, तो यहाँ से ये रे ऐसे गई, x एंगल पे इंसिडेंट हुई, x पे रिफ्लेक्ट हुई, तो इसके लिए ये डेल 2 निकालना हो तो इसी वाले फॉर्मूले से सिमिलरली ये क्या हो जाएगा पाई माइनस 2x हो गया। अब हमें देखो नेट डेविएशन निकालना है, दोनों मिरर के जो कंपाउंड ये बना है दोनों मिरर से, उसके रिजल्टेंट डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन कितना हुआ, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो देखो ये डेविएशन कौन सी, ये डायरेक्शन कौन सी है हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है ये पहला वाला, और इधर से ये दूसरा वाला भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। तो जब हम नेट डेविएशन निकालना चाहेंगे डेल नेट, तो क्या लिख सकते हैं हम, डेल 1 प्लस
del 2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुए। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो माइनस हो जाता। अब यहाँ पे हमारा del 1 कितना है, पाई माइनस 2i, एंड हमारा del 2 कितना है, पाई माइनस 2x, और x का वैल्यू क्या है हमारा, थीटा माइनस आई। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने x का वैल्यू इधर रिप्लेस कर दिया। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा, 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये हो गया हमारा नेट डेविएशन। तो ये हो गया हमारा नेट डेविएशन। तो इधर इसको लिख लेते हैं अलग से फिर से। नेट डेविएशन क्या निकल के आया, 2 पाई माइनस 2 थीटा, और इसका डायरेक्शन क्या निकल के आया इस वाले मिरर के लिए, क्लॉकवाइज। ये तो हो गया फॉर्मूला, ये हो गया सिंगल मिरर के लिए। लेकिन जब दो मिरर ऐसे लगे हों तो आपको इस तरह से निकालना है। कंसेप्ट बेसिक यही है कि सिंगल मिरर के लिए कितना होगा, पाई माइनस 2i। अब यहाँ पे 2 लगाए, 4 लगाए, 6 लगाए, कुछ भी लगाए, हमें पहले वाले के लिए पता है del 1 निकाला, कौन सी डायरेक्शन में उसके लिए निकाल लिया। किसी एक डायरेक्शन को एक बार पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरी को नेगेटिव मान लेंगे। अब यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो हमारा जब नेट निकाला तो ऐड कर दिया। अगर मान लो कुछ और भी कहीं मिरर यहाँ पे लगा देते, एक तीसरा मिरर इससे फिर रिफ्लेक्ट हो जाती, या कुछ भी इसमें बना देते, तो उसके अकॉर्डिंग हम हर मिरर के लिए निकाल लेते और डायरेक्शन वाइज देख के प्लस माइनस साइन लगा के और फाइनल हमारा वैल्यू निकाल लेते। लेकिन दो मिरर के लिए 2 पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है और जिसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूले से। अब इसका एक आपको मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम की कमी होती है। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आता है तो ये फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, आपको देख के आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा अब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अब आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया था, सिंगल मिरर के लिए क्या था, पाई माइनस 2i, और जब दो मिरर हो तो 2 पाई माइनस 2 थीटा। अब डायरेक्शन वायरेक्शन देख के थोड़ा आपको ट्रिक समझाता हूँ मैं। इधर देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा दो मिरर लगा हुआ है, ठीक है। रे पहले इस पे इंसिडेंट हुआ हमारा, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। तो सबसे पहले इस पे इंसिडेंट हुआ, तो ये हमारा मान लिया हमने पहला मिरर है, तो ये हो गया M1, ये हो गया हमारा M2। और हमें मान लो यहाँ पे कुछ एंगल दिया हुआ है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है। बस इतना डेटा गिवन है और हमसे पूछा जाए कि नेट डेविएशन कितना है। तो सिंपल इसको देख के कैसे आंसर बताएंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, M1 M2 आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम देखना है कि M1 से M2 का डायरेक्शन क्या है। ये डायरेक्शन क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो 2 थीटा होगा, मतलब कि डेल नेट का वैल्यू 2 थीटा होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा, वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये कैसा आया, देखो 2 पाई माइनस 2 थीटा तो मैंने आपको पहले बताया था, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब ये कैसे आया 2 थीटा, देखिए 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री। तो ये हमारा सपोज कीजिए सर्कल है एक, तो इसका पूरा एंगल कितना हो, 360 डिग्री हुआ। अब हमें सपोज कीजिए कुछ इस पॉइंट पे जाना है जो कि 60 डिग्री पे है, यहाँ से जो कि हमारा 60 डिग्री पे है। तो इसको जाने के लिए देखो 60 डिग्री या तो एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, या फिर इसी पॉइंट से 330 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाओ, है ना। हम दोनों रास्तों से इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, या तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाओ या 330 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाओ। तो बस वही कंसेप्ट इधर लगाया है। हमारा फॉर्मूला उधर क्या आया था, डेल नेट का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, और उसका डायरेक्शन क्या आया था हमारा, क्लॉकवाइज आया था। हमारा सेम ऐसा ही हमने डायग्राम लिया था, तो उसके लिए हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आया था। तो देखो ये हो गया क्लॉकवाइज में। अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना है तो हमें इतना ही एंगल पे जाना पड़ेगा 2 थीटा, और वो डायरेक्शन हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से आया। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू इसलिए लिखा था। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले आपको M1 M2 आइडेंटिफाई करना है कि M1 M2 कौन सा है। वो कैसे करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले रे गिरेगी वो हमारा M1, फिर उसके बाद वाला M2, और फिर देखना है कि M1 से M2 की डायरेक्शन क्या है। एंटी क्लॉकवाइज आई तो जो एंगल इधर होगा उसका 2 थीटा किया तो 2 थीटा वही डेल नेट आ जाएगा, लेकिन उस डेविएशन की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमें क्लॉकवाइज निकालना है तो उसको 2 पाई में से घटा देंगे, तो वो जो एंगल आएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज डेविएशन। अब अगर हमारा मिरर ऐसे होता, ऐसे पहला रे इधर आया, इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ये हो गया, एंड ये एंगल थीटा हुआ। तो ये हो गया हमारा इधर M1, ये हो गया M2। अब देखो M1 से M2 की डायरेक्शन क्या है, इधर क्लॉकवाइज है। तो यहां से जो हमारा डेल आएगा, 2 वैल्यू आ जाएंगी डेल की। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो क्या आ जाएगा,
इसका डायरेक्शन देगा क्लॉकवाइज, तो सीधा सीधा हमारा 2 थीटा आ जाएगा क्लॉकवाइज और 2 पाई माइनस 2 थीटा आ जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया सिंपल सा। तो ये था इसका बेसिक सा ट्रिक याद रखने का, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपने डायग्राम देखा, आइडेंटिफाई किया ये M1 है, ये M2 है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो 2 थीटा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये 2 थीटा किसका वैल्यू है? नेट डेविएशन का वैल्यू है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर देखो ऑप्शन में अगर उसने ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, अगर आपने मान लो ये देखा आंसर निकाला, थीटा का कुछ वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई करके कुछ आंसर निकाला, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उसने ये वाला ऑप्शन में ना दिया हो, ये वाला दिया हो। तो ये दोनों याद रखने, इसलिए आपको ये ट्रिक समझाया है कि डायरेक्शन देखा एंटी क्लॉकवाइज तो सीधा सीधा 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज में और 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दोनों में से जो हमारा ऑप्शन में होगा वो हम उसमें चूज कर लेंगे। तो ये था इसका बेसिक सा कंसेप्ट। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो अभी हमने हमारा एंगल ऑफ डेविएशन देख लिया, अब हमारा अगला कंसेप्ट क्या आता है? रोटेशन ऑफ मिरर। अब इसमें क्या होता है? इजी कंसेप्ट है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। समझते क्या होता है। सपोज कीजिए ये हमारा वही मिरर हो गया, ठीक है, ये इसका नॉर्मल हुआ और इधर से ये हमारी एक इंसिडेंट रे है जो ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है, ये आई एंगल है, ये भी हमारा एंगल आई है। अब मान लीजिए हमने इस मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया। पहले ये ऐसा था, लेकिन अब हमारा जो मिरर है वो ऐसा हो गया है। ये वाइट लाइन वाला मतलब ये मिरर है, इसको हमने थीटा एंगल से घुमा दिया इधर से, तो इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। पहले इसका नॉर्मल इधर था, लेकिन अब इसका नया वाला नॉर्मल इधर हो जाएगा और ये भी हमारा थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। अब हमारी इंसिडेंट रे सेम है, वही हमारी इंसिडेंट रे, लेकिन अब रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले तो इसको समझते, देखिए पहले हमारा जब ये वाला मिरर था नीचे वाला, मतलब घुमाया नहीं मिरर को, तब हमारा ये क्या एंगल बना रहा था? आई एंगल बना रहा था नॉर्मल से, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना था? आई। लेकिन जैसे इसको हमने ऐसे रोटेट किया, इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट हुआ, तो अब इसका नॉर्मल ये वाला है। और इंसिडेंट एंगल कौन सा होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का। तो अब हमारा इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा? अब हमारा इंसिडेंट एंगल होगा ये वाला, कितना हो जाएगा? आई प्लस थीटा, ये हो गया। अब जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे, अब हमारी रिफ्लेक्टेड रे पहले ये थी, लेकिन अब रिफ्लेक्टेड रे चेंज हो जाएगी। पहले वाली आई पे घूमी थी, लेकिन अब वाली हमारी आई प्लस थीटा पे घूमेगी, ये वाली। अब हमारी न्यू रिफ्लेक्टेड रे है ये येलो वाली। तो इसका नॉर्मल से कितना एंगल है? जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई उतने पे रिफ्लेक्ट होगी, कितने पे? आई प्लस थीटा पे। अच्छा जी, इतना हो गया। उसके अलावा देखो यहां से यहां तक ये वाला एंगल देखो, सबसे पहले जब मिरर को नहीं घुमाया था तब कितना था? आई था। ये पहले वाले मिरर का नॉर्मल, ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच का एंगल कितना था? आई था। लेकिन यहां से इतना ये थीटा शिफ्ट हो गया, तो ये वाला एंगल कितना बचा? आई माइनस थीटा बचा। अब हमें निकालना क्या है? हमें ये देखना है कि जब हमने मिरर को थीटा एंगल पे घुमाया तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हमारी पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे कौन सी थी? ब्लू वाली। नई वाली कौन सी है? येलो वाली। तो पुरानी वाली से नई वाली में ये कितना घुमा है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे कितनी रोटेट हुई है मिरर को रोटेट करने पे, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं x, हमें ये फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो अब देखो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना है? आई प्लस थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? आई माइनस थीटा। और ये कितना है? x। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो बस x को हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाए? x इक्वल टू आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस थीटा, यहाँ से ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया हमारा 2 थीटा। इसका मतलब क्या है कि जब अगर हम मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट करेंगे तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में, जैसे इसको हमने इधर क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, लेकिन उस एंगल के डबल वैल्यू पे, यानी कि 2 थीटा पे, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगी। तो ये होता है हमारा कंसेप्ट रोटेशन ऑफ मिरर का, कि अगर हम किसी मिरर को थीटा एंगल पे घुमाते हैं तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल में घूम जाती है। तो ये था हमारा कंसेप्ट रोटेशन ऑफ मिरर का। इजी कंसेप्ट था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं, एक और कंसेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लास्ट, वो है हमारा वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। तो अब हमारा अगला कंसेप्ट देखने वाले वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। अभी तक हमने क्या देखा कि ये हमारा मिरर लगा हुआ है, इधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या पर्सन खड़ा हुआ है जो भी है, और खड़ा खड़ा अपना इमेज देख रहा है, उसको सेम डिस्टेंस पे जितना इधर है उतना उसको अपना इमेज दिख रहा है।
अब क्या हो कि आपके घर में मिरर लगा हुआ है और आप उसकी तरफ दौड़ के जा रहे हो, तो आपको अपनी इमेज भी दौड़ती हुई दिखती है। तो बस वही अब कंसेप्ट देखना है कि वेलोसिटी इमेज की क्या होती है प्लेन मिरर के अंदर। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। इजी सा, मतलब न्यूमेरिकल नहीं बोल सकते वैसे इसको, पर जो भी है। सपोज कीजिए ये हमारा मिरर है, इधर स्टेबल खड़ा हुआ है, मतलब कि सपोज करो घर की दीवार पे मिरर लगा हुआ है और ये इधर आप हैं, ये आप हैं इधर, और आप मिरर की तरफ भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपको अपनी इमेज कितनी स्पीड से भागती हुई दिखेगी? कभी आप ट्राई करना, घर पे मिरर लगा है, पास से खड़े होकर शक्ल देखते ही है, दूर खड़े होना और दौड़ के मिरर की तरफ जाना, तो आपको आपकी इमेज भी उतनी स्पीड से दौड़ती हुई दिखेगी। जितने टाइम में आप मिरर के जितना क्लोज पहुंचोगे उतने टाइम में आपकी इमेज भी उतना ही क्लोज आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा तो इसका जो इमेज है वो भी सेम वेलोसिटी से इधर आएगा, बस डायरेक्शन का वो होगा अंतर। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर, ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इधर हो गया हमारा इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतने से वो आ रहा है, बस डायरेक्शन चेंज है। तो डायरेक्शन चेंज के लिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये केस कब था, जब हमारा ये मिरर स्टेबल है। अब सपोज करो अभी तो आप घर में दौड़ रहे हो, दीवार में मिरर लगा हुआ उसकी तरफ दौड़ रहे हो, आप कहीं मार्केट में जा रहे हो, गाड़ी के पीछे मिरर लगा हुआ और आप गाड़ी भी दौड़ रही है और आप गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे हो, उस केस में क्या होगा, उस केस को भी समझते हैं। इसको भी एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा, सपोज कीजिए ये हमारा मिरर है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, इसको 4 कर लेते हैं, 4 से चल रहा है, और इधर ये हमारा कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो हमारा 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो हमारी इमेज की स्पीड क्या होगी, हमें वो निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसका मतलब क्या है कि मिरर के रेस्पेक्ट में जितना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का था उतना ही वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज का है, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है। यही चीज है, इसका मतलब यही था। क्या था इसका मतलब, इधर लिखते हैं फिर से, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अब इसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। जब रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ली जाती है तो वो ऐसे होता है। सिमिलरली ये इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला इधर से निकल के आया। तो बस अब इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, 4। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो तो अगली उसके मतलब दूसरी वाली अपोजिट वाली नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लेके चल रहे हैं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर हमारा क्या है, vm मतलब वेलोसिटी ऑफ मिरर इसी डायरेक्शन में, तो मतलब पॉजिटिव लिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव, माइनस के 1 किया, तो इधर कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। कि हमारी जो इमेज होगी वो इतनी वेलोसिटी से हमें जाती हुई दिखाई देगी, और प्लस वैल्यू आ रही है तो मतलब इसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी। तो अभी हमने जो कंसेप्ट इधर देखा वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, उससे हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। अभी देखिए एक छोटी सी चीज आपको बताते हैं हम। ये हमारा मिरर है, अभी उसमें तो मिरर ऐसे मूव कर रहा था। अगर ये मिरर वर्टिकली मूव कर रहा हो, इधर से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये भी कुछ वर्टिकली मूव कर रहा हो, सपोज कीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ये 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो हमारा इमेज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, ये बताइए। सेम 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करेगा, क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप कॉमन सेंस की बात लगा के देखो, अगर आपको और आपके साथ में एक मिरर को अगर साथ साथ ऊपर उठाया जाए तो आपको और आपकी इमेज में कुछ डिफरेंस दिखेगा ऐसे कि दौड़ते हुए, जितने से ये दौड़ेगा उतने से ऊपर की डायरेक्शन में वो दौड़ेगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि मिरर के मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो पैरेलल है, इसको वर्टिकल मत बोलना कि मतलब वर्टिकल वेलोसिटी होती है तो वो चेंज नहीं होती। अगर हमारा मिरर किसी ने हॉरिजॉन्टल रख दिया और हम वर्टिकल वाला कंसेप्ट लेके बैठे हुए हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो इधर चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या बोलना है कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट मतलब मिरर के पैरेलल अगर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर डज नॉट चेंज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर जैसे ये मिरर है, अगर हम ऐसे दौड़ रहे हैं मिरर के परपेंडिकुलर दौड़ रहे हैं तब तो हमें इमेज की वेलोसिटी में कुछ फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम उसके पैरेलल ही दौड़ रहे हैं मिरर के तब हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट। अब अगर हम किसी एंगल पे दौड़ रहे होंगे तो कैसे दौड़ेंगे, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सपोज कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ये 37 डिग्री पे है। अब इसके लिए अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना हो, इसको मान लेते हैं कुछ 2 मीटर पर सेकंड से ये दौड़ रहा है हमारा मिरर इधर, ठीक है। अब हमें निकालना हो कि हमारा इमेज का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है सिर्फ इतना सा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखो, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला, वो किसके लिए, वो मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, और मिरर के पैरेलल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। अब ये ना तो परपेंडिकुलर बन रहा है ना पैरेलल बन रहा है, तो इसको हम इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। इधर से अगर हम x कंपोनेंट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 5 cos 37, जो हमारा आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि cos 37 की वैल्यू कितना होता है 4/5। और इधर निकालेंगे तो sin 37, तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि sin 37 की वैल्यू होती है हमारी 3/5। तो ये आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि ये ऐसे मूव कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और मिरर के परपेंडिकुलर ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब हमें सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, किसके लिए, इसके ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के लिए। तो इधर से क्या आ जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0। इसका मतलब, और ये तो हो गया इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए। अब जो पैरेलल कंपोनेंट है ये तो 3 मीटर से जा रहा है, तो इधर भी 3 मीटर से ही जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलरली इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इमेज में, तो यहाँ से हमें ये आ गया 0। तो इस तरह से अगर कोई एंगल पे मूव कर रहा हो तो उसको हम उसके दोनों कंपोनेंट निकाल के और अपना फॉर्मूला अप्लाई करके और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो था उसमें जो मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप का लिंक आपको दिया होगा, वहां पे जाके ज्वाइन करके डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।